वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वर्नर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग 1901 में जर्मनी में जन्मे थे और इन्हें जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए 1932 में भौगोलिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आइए देखिए क्या है इनके अनिश्चितता का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी, एग्जैक्ट position and velocity for the moving particles like electron at the time or any given moments। यानी इन्होंने कहा कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की एक साथ यथार्थ स्थिति तथा वेग को निर्धारित करना असंभव है। अर्थात जिस क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित होगी उसका वेग उतना ही अनिश्चित होगा, अनसर्टेन होगा, तथा इलेक्ट्रॉन का वेग जितना निश्चित होगा उसकी स्थिति उतनी ही अनिश्चित होगी। दोनों ही चीज़ों को एक साथ निकाल पाना, एक साथ सही निकाल पाना, निश्चित रूप से निकाल पाना संभव नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उसे गणितीय रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये इन्होंने जो है यहाँ पे गणितीय समीकरण यहाँ पे प्रस्तुत किया। अब देखें डेल एक्स क्या है। डेल एक्स है किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता और डेल पी क्या है, संवेग की अनिश्चितता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल एक्स जो है इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता है और डेल पी संवेग की अनिश्चितता का गुणनफल जो है वो h अपॉन पाई के बराबर तथा उससे अधिक होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि डेल x और डेल p का गुणनफल क्या होता है, स्थिरांक होता है। डेल x और डेल p का गुणनफल क्या होता है, स्थिरांक होता है, मतलब इसका मान जो होता है नियत होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अतः यदि x का मान कम है, डेल एक्स का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ठीक ठीक ज्ञात है, तो उस समय पे डेल पी का मान अधिक होगा। यदि ये हमको सही पता है तो इसका मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात डेल पी की अनिश्चितता अधिक होगी। यदि ये निश्चित रूप से पता है तो ये निश्चित रूप से पता नहीं होगा। और यदि डेल पी का मान आप निश्चित रूप से बता पा रहे हो किसी एग्जैक्ट टाइम पे या किसी दिए हुए टाइम पे, तो अगर ये आपको संवेग को सही बता पा रहे हो तो आप उस समय उसकी स्थिति का सही पता नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो ये बताया किसने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने हमें बताया। जैसे कि जब हम किसी झूले में बैठकर झूला झूलते हैं तब यह अनुभव किया जाता है कि ऊपर से नीचे गुरुत्व की ओर जाने पर वेग बढ़ जाता है तथा ऊपर से नीचे जाने पर यह अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अर्थात झूलते समय हमारी स्थिति एवं वेग दोनों बदलते हैं। तब इलेक्ट्रॉन जो कि प्रकाश के वेग से गति करता है उसकी एक साथ यथार्थ स्थिति एवं संवेग अथवा वेग का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। जब झूलते समय ये नहीं हो पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो इतनी तेज गति करता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। यद्यपि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बड़े कणों पर लागू नहीं किया जा सकता, परंतु इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म कण जब इसे लागू करते हैं तब h अपॉन m का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। इसका मान 1 से अधिक प्राप्त हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे वैल्यू रखी गई है, डेल पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम डेल वी लिख सकते हैं, है ना, संवेग है, द्रव्यमान और वेग। ठीक है, अब इसमें हमने इस फॉर्मूले पे हमने पुट कर दिया पी डेल पी की जगह पे एम डेल वी। अब इसमें हमने या फिर हमें ऐसा भी लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन एम। यहाँ पे हमने 4 पाई चूँकि नियतांक है तो हमने उसको नहीं मेंशन किया है। यहाँ पे h की वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड और m की वैल्यू होती है यहाँ 9.108 इंटू 10⁻⁻28 -28 ग्राम।
ठीक है, अब इसको हम रख के जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल वैल्यू जो आता है ना वो आता है ±2.7 आता है। प्लस माइनस मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी इतनी आती है। अब देखिए 2.7 मतलब इसका जो मान है वो 1 से अधिक जा रहा है, और 1 से अधिक जा रहा है तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यही कारण है कि इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। तरंग यांत्रिक मॉडल, द वेव मैकेनिकल मॉडल। तरंग यांत्रिक मॉडल परमाणु का आधुनिक मान्यता प्राप्त मॉडल तरंग यांत्रिक मॉडल कहलाता है। यह डी ब्रोगली के प्रयोग, वर्नर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत तथा श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पर आधारित है। ये जो नया मॉडल दिया गया वो इन सभी के जो प्रयोग हैं, जो थ्योरीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है। तो हमने पहले डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के बारे में तो पढ़ लिया है, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। अब यहाँ पे हमें एक नया नाम दिखाई दे रहा है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। तो इसमें डेरिवेशंस तो हमारे अभी 11th के लेवल में नहीं है, लेकिन इसका समीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो पहले जाने श्रोडिंगर के बारे में। तो श्रोडिंगर का जन्म जो है वो 1887 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये जो है एक भौतिक शास्त्री थे और 1928 में उन्होंने तरंग समीकरण जो है प्रतिपादित किया था, 1928 में। और 1933 में उन्हें नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। तो हम देखें इनके समीकरण को, तरंग समीकरण को, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। तो ये होता है, ये जो सिंबल दिया गया है उसको हम लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर और ये जो यहाँ पे साइन दिख रहा है ये है साई। तो इनका जो समीकरण है वो है लैम्डा स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहाँ एक्स वाई जेड जो है 3 अक्ष हैं, जो हमने एक्स वाई और जेड लिए थे 3 एक्सिस को शो कर रहे हैं, 3 अक्ष हैं। और एच हम पहले ही जानते हैं प्लांक स्थिरांक है। ई जो है वो है तंत्र की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, और वी जो है वो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और साई जो है साई तरंग फलन, वेव फंक्शन है। ठीक है, अब श्रोडिंगर द्वारा दी गई तरंग समीकरण का हल हमें साई तथा साई वर्ग देता है। तो साई जो है वो है तरंग फलन, जबकि साई वर्ग कक्षक ऑर्बिटल की जानकारी देता है। चलिए जाने इसके बारे में कुछ और। श्रोडिंगर ने बताया कि तरंग समीकरण के हल द्वारा विशिष्ट मान प्राप्त किए जा सकते हैं। ये विशिष्ट मान ग्राह्य एक्सेप्टेबल तथा अग्राह्य नॉन एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। उन्होंने ग्राह्य मान आइगेन फंक्शन के रूप में बताए थे। ग्राह्य मान से कक्षक ऑर्बिटल तथा अग्राह्य मान से उन्होंने नोडल तल, नोडल प्लेन की व्याख्या की थी। तब से अभी तक ऑर्बिट के स्थान पर ऑर्बिटल शब्द प्रयोग किया जाने लगा। एक्चुअल में ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे एक अलग रूप में। यहाँ पे थोड़ा जाने क्या है ऑर्बिट। कक्ष ऑर्बिट एक स्थिर तथा निश्चित पथ है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, अर्थात कक्ष में 100% इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना रहती है। कक्षक ऑर्बिटल एक जोन अर्थात क्षेत्र होता है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम होती है, अर्थात 99% संभावना पाई जाती है। 1% स्थान यह भी संभव है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं अर्थात शून्य होती है। ऐसे स्थान को जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना न्यूनतम पाई जाती है उसे नोड अथवा नोडल तल, नोडल प्लेन कहते हैं। इस प्रकार के नोडल तल पी, डी एवं एफ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। कक्ष और कक्षक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन
ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। कक्ष, ऑर्बिट। कक्ष एक स्थिर पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। कक्षक, ऑर्बिटल। कक्षक नाभिक के चारों ओर मिलने वाला क्षेत्र है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम होती है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 100% होती है। कक्षक में अधिकतम संभावना 99% तक होती है। कक्ष की आकृति गोल बताई गई है। कक्षक की आकृति गोल, डंबलाकार अथवा डबल डंबलाकार होती है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक ही तल में गति करते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय गति प्रदर्शित करते हैं। कक्ष दिशात्मक नहीं है। कक्षक s परमाणु कक्षक को छोड़कर सभी परमाणु कक्षक दिशात्मक हैं। कक्ष की अवधारणा ऋण यांत्रिकी में दी गई थी। कक्षक की अवधारणा तरंग यांत्रिकी में दी गई है। कक्ष का कोई संकेत नहीं होता है। कक्षक को साई वर्ग से बताया जाता है।